हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम जो आपकी ईएफएम सेकंड की बुक है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो यूनिट फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे। उसके क्रम में कल हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको रिजर्व बैंक की असफलताओं के बारे में बताऊंगा। देखिए, रिजर्व बैंक की कई विफलताएं भी हैं, कई फेलियर्स भी हैं, और उनका जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं हम लोग बिंदुवार मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है मुद्रा प्रसार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर एक ये आरोप लगता रहा है कि वह देश में मुद्रा प्रसार को रोकने में सफल नहीं हुआ है, और कुछ हद तक ये आरोप सही भी है, क्योंकि देश में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है और मुद्रा के मूल्य में आप देख रहे हैं कि गिरावट आ रही है। उपभोक्ता के जो सामान्य जीवन यापन की जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, और एक बार जो वस्तु महंगी हो जाती है उसके बाद उस वस्तु के सस्ती होने का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। विदेशी विनिमय का संकट, वस्तुओं का अभाव, संग्रहण की प्रवृत्ति, काले धन की समस्या, ये सभी इससे जुड़ी हुई हैं। यह सब घाटे की अर्थव्यवस्था अपनाने, साख नियंत्रण की असफलता एवं त्रुटिपूर्ण मौद्रिक साख नीतियों का परिणाम है। तो इस प्रकार से रिजर्व बैंक की ये एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो असफलता है वो मुद्रा प्रसार को रोकने में असफल रहना है। दूसरा, रिजर्व बैंक की जो असफलता है उसका बिंदु है कि रुपए के विनिमय मूल्य में कमी। आप रोज देखते जा रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले, यूरो के मुकाबले, पौंड के मुकाबले हमारी जो भारतीय मुद्रा है उसका मूल्य जो है वो कम होता जा रहा है। यानी कम का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो डॉलर है या यूरो है या जो विदेशी मुद्रा है वो भारतीय रुपए की तुलना में मजबूत स्थिति में है। आज भी $1 का जो मूल्य है वो भारतीय रुपए में लगभग 74-75 रुपए के लगभग है। तो ये आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक भारतीय रुपए का मूल्य स्थायी रखने में भी कभी सफल नहीं हुआ। आप देखिए, हमारे भारतीय रुपये का 1949 में, 1966 में, 1991 में अवमूल्यन करना पड़ा, और वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रुपए की विनिमय दर बहुत ही कम है और हमारे रुपए का विनिमय मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। तो ये भी एक रिजर्व बैंक की असफलता है। तीसरी असफलता के बारे में मैं बात करूं तो जो तीसरा बिंदु है, सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था का अभाव। देखिए, रिजर्व बैंक अपने कार्यकाल में भारत की बैंकिंग प्रणाली को यथेष्ट सुदृढ़ता प्रदान नहीं कर सका है। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और इसका जो संचालन है, प्रबंध है, सारे अधिकार सरकार ने अपने पास में ले लिए थे। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में, इतने बड़े देश में आज भी जो एक हम कहें कि प्रॉपर बैंकिंग की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है, उसका अभाव है। बड़ी बड़ी जो बैंकें हैं उन बैंकों के साथ में फ्रॉड हो रहे हैं, कई बैंकों के अंदर उपभोक्ताओं का पैसा फंस जाता है। इस प्रकार की घटनाएं भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और चौथा जो बिंदु है वो इसी से जुड़ा हुआ है, सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था का अभाव नहीं है, उसके साथ साथ
बैंकिंग सुविधाओं की भी जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, यानी अपर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना को 6 दशक से ज़्यादा हो गए हैं। वह देश में बैंकिंग सुविधाओं का संतुलित विकास करने में असफल रहा है। आज हमारे देश में लगभग 12,000 व्यक्तियों के पीछे केवल एक बैंक मौजूद है। देश में बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण और स्टेट बैंक की स्थापना के बाद बैंकिंग व्यवस्था में पर्याप्त सुधार तो हुआ है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। अब जो बैंकों की जो एक पूंजीगत संरचना है उसको सुदृढ़ करने के लिए बड़े बड़े बैंकों का आपस में विलय भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक देश के हर कोने में जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो पर्याप्त रूप से नहीं पहुंची हैं। अगला जो बिंदु है, पांचवा बिंदु, वो है पर्याप्त कृषि साख का न होना, यानी अपर्याप्त कृषि साख। रिजर्व बैंक ने कृषि साख की व्यवस्था हेतु बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन भारत जैसे विशाल कृषि प्रधान देश के लिए यह अपर्याप्त है। और वैसे कृषि साख के लिए 1982 में नाबार्ड की स्थापना कर दी गई है, फिर भी कृषक आज भी अपनी वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साहूकारों, महाजनों, देशी बैंकरों पर निर्भर है। अगला बिंदु है ब्याज दरों की असमानता। ब्याज दरों की असमानता भी एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी विफलता है, क्योंकि प्रभावी नियंत्रण न होने के कारण देश में ब्याज दरों में भिन्नता पाई जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि रिजर्व बैंक जमाओं की ब्याज दर की एकरूपता में सफल हुआ है, किंतु ऋणों की ब्याज दर में एकरूपता लाने में असफल सिद्ध हुआ है। अगला जो बिंदु है वो है औद्योगिक साख की अपर्याप्तता। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने औद्योगिक साख देने में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन फिर भी ये अपर्याप्त है। उसके बाद है विकसित बिल बाजार का अभाव। रिजर्व बैंक देश में एक सुसंगठित, विकसित और विस्तृत बिल बाजार की स्थापना करने में अभी भी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ है। उसके बाद जो अगला बिंदु है वो है विदेशी व्यापार में भारतीय बैंकों की अपर्याप्त भूमिका। भारतीय बैंकों का भारत के विदेशी व्यापार के वित्तीय प्रबंध में आज भी नगण्य स्थान है। रिजर्व बैंक आज भी भारतीय बैंकों को विदेशी व्यापार में उचित स्थान दिलाने में सफल नहीं हो पाया है। और जो अंतिम हमारा बिंदु है वो है आर्थिक समंक प्रकाशन में देरी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, 6 माहिक और वार्षिक रूप से आर्थिक समंकों का प्रकाशन करता है अपनी पत्र पत्रिकाओं में, अपने बुलेटिन में। लेकिन रिजर्व बैंक बुलेटिन में मुद्रा, मूल्य, वित्त आदि संबंधी जो अनेक प्रकार के अंक हैं वो समय पर प्रकाशित नहीं किए जाते, जिससे इनका जो अपेक्षित लाभ उठाया जा सकता है वो वास्तव में नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार ये रिजर्व बैंक की कुछ असफलताएं हैं। अब मैं आशा करता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो पहले मैंने आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया था, किसकी स्थापना किस किस प्रकार से हुई, उसका क्या क्रम रहा, कब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसकी पूंजी क्या है, इसके कौन कौन से प्रशासनिक विभाग होते हैं, कैसे इसमें प्रबंध व्यवस्था की जाती है, कैसे इसका संचालन होता है, कौन कौन से कार्य हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है मुख्य रूप से, और कौन कौन से वर्जित कार्य हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं कर सकती, और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कौन कौन सी सफलताएं हैं
और कौन कौन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की असफलताएं हैं। यहाँ तक के जो बिंदु हैं ये हम पढ़ चुके हैं। तो इन सारी जो जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं, इनके नोट्स भी आपके पास ग्रुप में अवेलेबल हैं। आप वीडियो को भी ग्रुप में, यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन सकते हैं। इनको आप एक नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में तैयार कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम अपन लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख नियंत्रण कैसे करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। टेक केयर।